गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अध्याय नंबर 10 में फिर से आपका स्वागत है, जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो यहाँ हम परिभाषाएं लेते हैं। अगर परिभाषाओं की बात करें तो इसमें मैंने आप लोगों को ध्रुवण घूर्णकता, असम्मिता, किरेल कार्बन, किरेलता, प्रतिबिंब समावयवी, विभ्रम समावयवी, इनके बारे में बता दिया था। और फिर ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 9 में, हम लोगों को एक क्वेश्चन डिस्कस करना है और बची हुई परिभाषाएं देखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ आपको ये पूछूंगा, निम्न में कौन कौन से यौगिक किरेल कार्बन यानी असम्मित, ठीक है, कैसा कार्बन? असम्मित कार्बन रखते हैं। यस, तो इसमें अपने क्या है, 2-3 चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। एक नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस में आ जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना प्रैक्टिस में आ जाएगा, किरेल कार्बन को पहचान लेंगे, ठीक है कि नहीं, असम्मितता को देख लेंगे। इसमें आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखता हूँ, बहुत अच्छा और फेमस कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड। प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड के बारे में आप लोगों को मैंने क्लास में 11th वाली क्लास में यानी कॉमन नेम लेकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी। तो वही लैक्टिक एसिड देखो आज 12th में काम आ रहा है। सेकंड हम ले लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड, ले लेते हैं 2-ब्यूटेनॉल, लिख सकते हैं 1-ब्यूटेनॉल, 2-क्लोरोपेंटेन, 3-क्लोरोपेंटेन। और भी लिख सकते हैं हम लोग आइसोपेंटेन। कंपाउंड कोई से भी हो, सबका बेस या सबका मूल एक जैसा ही है, और उस मूल में अपने को क्या करना है, अपने को उस मूल में पहचानना है। अब अपने को पता होना चाहिए किरेल कार्बन यानी वो कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होते हैं, और उसको असम्मित कार्बन भी बोल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और ऐसे यौगिक जिनमें किरेल कार्बन है वो प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं। बच्चों, प्रकाशिक सक्रिय सुन लो, फिर ये बातें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि बताओ प्रकाशिक सक्रिय क्या, समझ में आनी चाहिए कंपटीशन के लिए। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब है यौगिक जो पीपीएल को घुमा रहा है। अब मैं जब भी पीपीएल के बारे में बोलूँगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बोलूँगा, समतल द्वित प्रकाश के बारे में बोलूँगा, तो आपके तुरंत वो डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। समझिए, तो यहाँ अगर इनकी बातचीत करें हम आगे, तो देखो लैक्टिक एसिड, ग्लिसरैल्डिहाइड, ये नाम दिए हुए हैं। इससे डायरेक्ट देखने से पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा किरेल कार्बन रखता है और कौन सा नहीं रखता है। इनकी संरचनाएं बनानी पड़ेंगी। लैक्टिक एसिड देखते हैं हम लोग। अगर लैक्टिक एसिड देखें तो आपके पास ये आया था
याद करो आप, ये लैक्टिक एसिड होता है। इस लैक्टिक एसिड में देखो, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इस कार्बन पर इधर COOH जुड़ा हुआ है। आप इस कार्बन पर केवल कार्बन नहीं मानेंगे, और इधर जो है आपने लिख रखा है CH3, तो ये वाला जो कार्बन है इधर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, इधर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आपको 11th में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था। तो आप ये नहीं देखें कि ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से कनेक्ट हो गया, ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से कनेक्ट हो गया, साहब दोनों संयोजकताएं एक हो गई, ऐसा नहीं है। ये पूरा समूह देखना है, इधर COOH है, इधर CH3 है, दोनों संयोजकताएं भिन्न हैं, हाइड्रोजन भिन्न हो गई, OH समूह भिन्न हो गया, इस कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न हैं, और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? किरेल कार्बन बोलते हैं। और किरेल कार्बन हो गया मतलब ये क्या हो गया? असम्मित हो गया। तो कहने का मतलब इसमें किरेल कार्बन भी है और ये असम्मित भी है। अब देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड। बच्चों ग्लिसरैल्डिहाइड के बारे में मैं आपको बताता हूं, और ये आप जब भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं आपको ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। बच्चों एक के साथ दूसरी बात भी सीख लेंगे, कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे तो कन्फ्यूजन कम से कम होता है। इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन और ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल कह सकते हैं या ग्लिसरीन कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ग्लिसरॉल कहेंगे तो भी यही है और ग्लिसरीन भी यही है। इस पर किरेल कार्बन नहीं है, लेकिन इसमें आपको मैं बताऊं कि जब एक टर्मिनल कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं और इस एल्कोहल जो OH जुड़ा हुआ है इसको अपन एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दें, यानी ऐसे बना दें, तो इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरॉल से यहां क्या बन गया है? ग्लिसरैल्डिहाइड। ये ग्लिसरैल्डिहाइड बन गया है, ठीक है। तो इस ग्लिसरैल्डिहाइड में देखिए आप लोग, आप ये जो है ना इसको आप ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे घबराएं नहीं कि सर ऐसे कैसे हो गया। ये COO, ये H, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या आ गया? एक OH आ गया। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, ये कारेल नहीं है, ये किरेल नहीं है, ये असम्मित नहीं है। इस पर देखो ये C डबल बॉन्ड O आ गया, 4 संयोजकताएं अलग अलग नहीं हो रही, ये दोनों संयोजकताएं एक मानी जाती हैं। इस कार्बन की अगर मैं कहानी देखूं तो बच्चों इस पर एक हाइड्रोजन है, दूसरे वाला ये समूह है, ये वाला भी उससे अलग है और ये वाला भी अपने आप में अलग है, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाता है? किरेल हो जाता है। कहानी समझ में आ गई? यस। तो ये था अपने पास ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड में भी किरेल कार्बन होता है, ये असम्मित कार्बन रखता है। दूसरा अपने को ये आना चाहिए कि ग्लिसरैल्डिहाइड का ग्लिसरैल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है? तो IUPAC नेम में देखिए आप यहां से नंबरिंग करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप CHO है, एल्डिहाइड है, यहाँ आएंगे 2 है और ये कौन है? 3 है। देखिए 2 पर OH है, 3 पर OH है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। कौन? OH। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका पूर्व लग्न क्या बोलता है? हाइड्रोक्सी। तो क्या बोलेंगे? 2 3, 2 बार आ रहा है डाई हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, ये बन गया 2 3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ठीक है भाई? यस। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए 2 ब्यूटेनॉल, यस, 3rd नंबर। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, ये 4 कार्बन आ गए, 1 2 3 4। अब 2 पर क्या है? ओल,
सिंगल बॉन्ड, ये आ गया OH, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। यस, इस 2 ब्यूटेनॉल में देखिए ये वाला समूह अलग है, ऐसे मत देखना इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, ये वाला समूह अलग है और ये वाला समूह अलग है। समूह अलग होने के कारण देखिए ये दोनों अलग हो गए, हाइड्रोजन अलग, OH अलग, तो ये किरिल कार्बन हो गया, यानी कि ये भी प्रकाशिक सक्रिय हो गया। प्रकाशिक सक्रिय हो गया मतलब इसमें भी किरिल कार्बन है, ये भी असमित है। बच्चों आपको ये नहीं पूछकर इसका दूसरा नाम क्या लिख सकता था, इसका लिख सकता था 11th में बहुत अच्छे से याद करवाया था, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल। तो इसका नाम हो सकता है सेकेंडरी SEC, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। यस, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल पूछिए तो वो भी हो गया। अब देखिए 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल की आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जब भी नाम से संरचना बनानी हो तो उसका मूल देखो आप, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, बिना बोले नंबरिंग कर दो, कर दिया। ब्यूट और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सही है। ओल मतलब OH समूह, कहां पर है, 1 पर है, 1 पर OH, यहां 2 हाइड्रोजन आएंगी, यहां 2 हाइड्रोजन आएंगी, ये भी 2 आ गई और ये भी 2 आ गई, 3 आ गई। अब देखो आप यहां इस कार्बन पर 2 संयोजकता एक जैसी हो गई, इस पर भी 2 एक जैसी हो गई, इस पर भी 2 एक जैसी हो गई, इस पर तीनों एक जैसी हैं। कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न हो, अर्थात इसमें किरिल कार्बन नहीं है, ये असमित नहीं है। 2 क्लोरोपेंटेन, देखिए हाँ एक बात और बताऊं, 1 ब्यूटेनॉल को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सिखाया था N ब्यूटिल, सीधी श्रृंखला में है, लास्ट वाले पर संयोजकता मुक्त हो रही है, क्या बोलेंगे, N ब्यूटिल और OH एल्कोहल। तो दूसरा ये क्या बोला जा सकता है, N ब्यूटिल एल्कोहल। यस, अब देखिए कौन आ गया, 2 क्लोरोपेंटेन, 5 कार्बन लिखने हैं जी, ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, ये लो 5 कार्बन हो गए। यानी जब भी नाम से आपको क्या बनानी है, संरचना बनानी है, तो सबसे पहले मूल देखिए, मूल कितना हो गया, मूल कितना हो गया, 5 कार्बन, 5 कार्बन बना दिए, नंबरिंग कर दो बिना बोले, 1 2 3 4 5, नंबरिंग इधर से कर दो चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेंट एन मतलब सिंगल बॉन्ड है जी, और 2 क्लोरो यानी 2 पर क्या आ गया, Cl। अब बची संयोजकताएं किससे पूरी करनी है, हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जोड़ना मैंने सिखा दिया था आपको 11th में, ये 2 आएंगी, ये 2 आ गई और ये 3 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 3 संयोजकता एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक CH3 आ रहा है, दूसरा ये वाला समूह आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक Cl आ रहा है, तो ये समूह क्या हो गया है, अलग। ये कार्बन चारों संयोजकताएं अलग अलग रख रहा है, तो मतलब इसमें किरिल कार्बन है और ये असमित है। ऐसे अपने पास से आ गया 3 क्लोरोपेंटेन, देखो आप 3 क्लोरोपेंटेन यानी 5 कार्बन है, नंबरिंग कर दो, इधर से करो चाहे इधर से करो, एक ही बात है, 1 2 3 4 5, 3 पर क्लोरो, ये हो गया, तो 3 क्लोरो पेंटेन हो गया। अब देखो CH3 CH2 CH2 CH3, आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इस पर 3 हाइड्रोजन एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं, और इस कार्बन पर देखो तो 2 संयोजकता ये भिन्न हो गई, लेकिन जैसी ये वाली संयोजकता है वैसी ये संयोजकता है, अर्थात 2 संयोजकता एक जैसी हो गई, तो अब इसमें किरिल कार्बन नहीं है, इसमें असमित कार्बन नहीं है, मतलब नहीं है तो नहीं है। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए भाई, बचपन में सिखा दिया था। आइसोपेंटेन ये होता है CH3
ये आइसोपेंटेन होता है। इसमें एक भी कार्बन ऐसा नहीं है, इसमें एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसकी चारों संयुक्ताएं भिन्न हो। इसमें 3 संयुक्ता एक जैसी हो गई, 2 एक जैसी हो गई, इस कार्बन पर ये दोनों एक जैसी हो गई। तो अगर 2 भी एक जैसी हो गई तो वो कार्बन किरेल नहीं होगा, वो कार्बन असमित नहीं होगा, तो ये किरेल कार्बन नहीं बनता है। ये वाला किरेल कार्बन नहीं रखेगा, ये असमित कार्बन नहीं रखेगा। अगर किसी यौगिक में एक ही किरेल कार्बन है, कईयों में 2-2 भी होते हैं, कईयों में 2-2 भी होते हैं किरेल कार्बन, तो जिस यौगिक में, याद रखना ये बात बिल्कुल सही बैठेगी और बहुत काम में भी आएगी, अगर यौगिक में एक ही किरेल कार्बन है तो भैया वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, और प्रकाशिक सक्रिय वो है जो पीपीएल को घुमाता है। समझ गए? एक ही किरेल कार्बन है तो पीपीएल को घुमाएगा और वो प्रकाशिक सक्रिय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने परिभाषाएं ली थी। पहले ली थी ध्रुवण घूर्णकता, कैसे घुमाया कैसे नहीं घुमाया, किरेलता, असमितता, किरेल कार्बन क्या है इनके बारे में बताया, फिर प्रतिबिंब समाई बताया, फिर विवरण समाई बताया। ठीक है नहीं? तो इस तरीके से अपन क्या ले रहे थे, परिभाषाएं ले रहे थे। ठीक है भाई? तो इस परिभाषाओं में जो है नेक्स्ट जो परिभाषा आएगी वो आएगी एक धारण, एक प्रतिपन्न। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगली परिभाषा है धारण। ठीक है, और धारण को रिटेंशन बोला जाता है, टेंशन, रिटेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको समझने के लिए आप देखो, देखो बच्चों, कार्बन चतुसंयोजी होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर वो चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं तो किरेल कार्बन कहलाता है। जब 4 संयोजकताएं हैं और उनमें कोण कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का है, चतुष्फल की संरचना बनती है। ध्यान रखना, चतुष्फल की संरचना बनती है, तो जो चारों संयोजकताएं हैं वो एक तल में नहीं आती हैं। हम बनाने में से बना देते हैं क्या कि देखो जी ये कार्बन, ये कार्बन, ये इधर H H H और H, ऐसे लगता है 90 डिग्री से एक ही तल में है, पर ये 90 डिग्री का नहीं होता है बच्चों, ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और जब 109 डिग्री 28 मिनट का होता है तो ये चारों संयोजकताएं एक तल में कभी नहीं रहती हैं। और एक तल में नहीं रहती हैं मतलब ये समतलीय नहीं होता है। तो बोर्ड जो है, बोर्ड तो समतलीय है, इसमें 2 ही अक्ष हैं, एक एक्स मान लिया तो दूसरी वाई है, ये द्विविमीय बन रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूल 3D बन गया तो 3D को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है कि जो सीधी सरल रेखा बनी हुई है वो तो ये मानी जाती है कि ये तो बोर्ड के तल में ही है, और जो ये गहरी लाइन है, जो वेज लाइन है, ये दृष्टा की ओर होती है, और ये जो डैश लाइन है वो दृष्टा से दूर बोर्ड के उधर इमेजिन करते हैं, मानते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहां A है, यहां B है, यहां C है और यहां कोई X है। बात समझ में आ गई? यस, ऐसा है। ये समूह कुछ भी हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है। अगर इसको मैं समझाऊंगा तो आपको ऐसे बताऊंगा कि बच्चों
109 डिग्री 28 मिनट में ऐसे बनता है, इस टाइप से। हर एक कोण जो है बराबर निकल कर आ रहा है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये ए है, ये बोर्ड के तल में आ गया, ये एक्स है, बोर्ड के तल में आ गया, ये सी है जो आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये सी, ये कार्बन है और ये कार्बन, तो आप इसको डी मान लो, ठीक है, यस। तो कहने का मतलब ये डी है जो बोर्ड से आपकी तरफ है, और ये बी जो है वो उधर है, बोर्ड के उधर है। इस तरीके से ये 3D मॉलिक्यूल था, उसको 2D पर अपन ऐसे इमेजिन करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में कोई रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, और उस रिएक्शन में ये वाला X इन इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाए, उनमें ये X जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, ये बंद टूट गया, और इस पर कोई Y आकर अटैक करे, कोई Y आए और यहां अटैक कर जाए। बात समझ में आ गई? X यहां से हट जाए और Y यहां पर आ जाए, यहां आप माइनस मान लो, तो हटेगा कौन? X माइनस। ये प्लस मतलब अटैक करने वाला, आके जुड़ने वाला, और माइनस मतलब ये हटने वाला है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां जुड़ेगा और ये हटेगा, यहां से हटा, ये जुड़ा, कैसा मिला? यही Y आ गया। B जहां था वही है, D भी वही है, और A भी वही है। बच्चों, इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं, और इसको कहते हैं असममित कार्बन। अभी सिखाया था, कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं? असममित कार्बन बोलते हैं। असममित कार्बन पर ये वाला जो समूह था वो हटा, जिधर से हटा उधर से ये अटैक किया, ये इधर से हट गया और ये इधर से जुड़ गया। इनका विन्यास जैसा था वैसा ही है, ऊपर था ऊपर ही है, आपकी तरफ था आपकी तरफ ही है, आपसे दूर था आपसे दूर ही है। इनका विन्यास अपरिवर्तित रहा है, तो इसको बोला जाता है धारण। तो जब किसी असममित कार्बन पर कोई अभिक्रिया होती है, हम कह सकते हैं जब किसी असममित कार्बन पर अभिक्रिया होती है, जब किसी असममित कार्बन पर अभिक्रिया होती है तथा समूह का विन्यास अपरिवर्तित रहता है, तो इसे धारण कहते हैं। यस, जो कि आपके पास में लिखा हुआ भी है। तो धारण समझ में आ गया। ये हम रासायनिक अभिक्रिया है उसमें उपयोग करेंगे धारण शब्द का। धारण में यह ध्यान रखना है कि जो हटने वाला समूह हट जाता है, उधर से ही कोई अटैक करने वाला करता है, बाकी समूह का विन्यास अपरिवर्तित रहता है, तो इसको धारण कहते हैं। क्लियर? यस। इसका उल्टा होता है प्रतिपन। इस प्रतिपन को प्रतिलोमन भी कहते हैं। प्रतिलोमन नहीं, इनवर्जन।
यस, प्रतिपन, प्रतिलोमन या इन्वर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी असमित कार्बन पर, जैसे ये ए है, ये एक्स, ये बी है और ये डी है, और अटैक कर रहा है कौन, वाई। ठीक है, आप सिंपल कहते हैं, यहाँ जोड़ते हैं तो वो माइनस प्लस वाला यहाँ ज़्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करना, वो बात की बातें हैं, आपको समूह जोड़ना ही आना चाहिए। अब अगर ये हटता है इधर से और ये अटैक करता है उसके विपरीत दिशा से, तो विपरीत दिशा से अटैक करता है तो क्या होगा, ये यहीं रहेगा। जब वो इधर से अटैक करेगा तो ये पलट के इधर आ जाएंगे, ये B है और ये D है। तो इन समूह का विन्यास, इनकी डायरेक्शन, इनका ओरिएंटेशन बदल गया है, इनका विन्यास बदल गया है। ये समूह थे, इनका विन्यास बदल गया, इसको कहते हैं प्रतिलोमन, इन्वर्जन या प्रतिपन। कैसे पलटा है थोड़ा समझाता हूं। बच्चों ऐसा था, मान लो ये A है, ये वाला B है और ये D है। देखो बोर्ड के तल में कौन है, X, A, आपकी तरफ कौन है, D, उधर है B। हुआ क्या, ये X इधर से हटता है, जब ये इधर से हटता है तो जो Y है वो इधर से अटैक करता है। जैसे इधर से हट जाता है, ये इधर से अटैक करता है तो इनको उधर जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। समझ में आई बात? ये वाला इधर से ऐसे हटेगा कौन, X, और इसमें तो क्या हुआ था, X इधर से हटा था, इसमें X इधर से हटा था, इधर ही Y आ गया था। मतलब विन्यास इनका जैसे था वैसा का वैसा रहा, इसको धारण बोल दिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, X इधर से हटा, Y इधर से अटैक किया, जैसे इधर से अटैक करके जुड़ेगा तो ये समूह इधर आ जाएंगे और इनका विन्यास कहते हैं बदल गया। बात समझ में आ गई? तो बच्चों जब किसी असमित कार्बन पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तथा समूह का विन्यास परिवर्तित हो जाता है तो इसे प्रतिपन, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है या बदल जाता है तो इसे प्रतिपन या प्रतिलोमन या इन्वर्जन कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जब किसी असमित कार्बन पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तथा समूह का विन्यास बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इसे परिवर्तित हो जाता है तो इसे प्रतिपन कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से अपने पास ये दो परिभाषाएं और निकल के आ गई, धारण तथा प्रतिपन। अब एक और आता है यहाँ जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, रैसेमिक मिश्रण। पहले समझा तो दिया था लेकिन और बता देता हूँ। बच्चों
इन दोनों यौगिकों को अगर मैं देखूं, इन दोनों यौगिकों को, ठीक है, यस भाई, मैं इसको रफ करूंगा। अब क्या करूंगा, इसको रफ करूंगा मैं, ये वाला। देखो, अगर इसमें हुआ धारण तो ये बना, धारण से ये बना, चलो जी। जब प्रतिपन्न हुआ तो ये बना। मैं इसको यहां से उठाकर यहां बना देता हूं आपको समझाने के लिए, समझ गए। ए ऊपर है, एक्स इधर है, वाई वाई है, ये वाई इधर है, आपकी तरफ डी है, आपसे दूर बी है। इन दोनों को देखो, ये किसका है भाई, ये धारण का है, और ये प्रतिपन्न का है, ठीक। इन दोनों के बीच में अगर मैं दर्पण रखूं और उसको भूल जाऊं एक बार, और ये कहूं कि अगर मैं यह दर्पण रखता हूं तो मेरे को दर्पण में कैसा नजर आएगा, तो अगर मैं दर्पण रख के देखता हूं तो दर्पण में मेरे को यहां पर वाई नजर आएगा, ये आ गया। दर्पण में यहां मेरे को कार्बन नजर आएगा, इतनी दूर कार्बन नजर आ गया। और समझा देता हूं, देखो ये Y है, A है, B है और ये D है। अगर यहाँ दर्पण रखेंगे आप, जो मिरर रखते हैं, शीशा जो आईना देखते हो जिसमें रोज अपना क्या देखते हो, हाँ चेहरा, तो यह दर्पण रख दिया तो यहाँ पर कौन नजर आएगा, Y आ गया, ये ऐसा है, आ गया। अब इतनी दूरी पर कार्बन नजर आएगा, आ गया। A नजर आएगा, आ गया। इस साइड में यहां नजर आएगा D, आ गया। बोर्ड से उधर B नजर आएगा, आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए भाई, दर्पण प्रतिबिंब। दोनों में क्या रिलेशन हुआ, दर्पण प्रतिबिंब, यस, यानी एनेंशियोमर। और वो भी अध्यारोपित नहीं होते, दर्पण प्रतिबिंब हैं तथा अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित, अध्यारोपित नहीं होते, इसकी खास बात यह है, जब दर्पण प्रतिबिंब है तथा अध्यारोपित नहीं होते हैं तो इनको अपन क्या बोलेंगे, दोनों को प्रतिबिंब समावयवी। प्रतिबिंब समावयवी, ठीक है। और मैंने कहा था कि प्रतिबिंब समावयवी में अगर ये 50% है और ये भी 50% है, दोनों 50-50% बन रहे हैं, यानी जितना इसमें धारण हुआ है उतना ही इसमें प्रतिपन्न हुआ है, जितना धारण हुआ है उतना ही प्रतिपन्न हुआ है, दोनों बराबर बराबर मात्रा में हो रहे हैं। तो जितना ये बनेगा 50% तो उतना ही ये बनेगा 50%। तो प्रतिबिंब समावयवी का समान मात्रा का जो मिश्रण है उसको आप क्या बोलते हैं, रैसमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं उसको, रैसमिक मिश्रण बोलते हैं। ये आपके पास पहले लेक्चर आया था, उसमें समझा दिया था मैंने, लेक्चर नंबर 8 में समझाया हुआ रैसमिक मिश्रण के बारे में। तो रैसमिक मिश्रण क्या है, प्रतिबिंब समावयवी का, एनेंशियोमर का समान मात्रा का, या कहूं कि सममोलर मिश्रण ही
रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। तो यदि धारण भी 50% हो और प्रतिपन्न भी 50% हो तो भैया जो अपने को मिलता है वो रैसिमिक मिश्रण होता है, रैसिमिक मिक्सचर होता है। तो इस तरीके से रैसिमिक मिश्रण क्या है, इसकी परिभाषा भी आपके पास निकल कर आ गई। फिर सुना देता हूं, प्रतिबिंब समावयवी का सममोलर मिश्रण ही रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। मतलब उसमें धारण के बराबर क्या होता है, प्रतिपन्न होता है। क्लियर? यस। इसके बाद में अपन कुछ परिभाषाएं जो आगे पीछे हो जाएंगे, जो हो सकता है आपको हार्ड कॉपी में वही नहीं दे रखी है, लेकिन मैं बता देता हूं, वो कंटिन्यू में सीख लेते हैं। अगली परिभाषाएं हैं, एक होता है नाभिक स्नेही, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इनका भी भरमार होता है यूज। तो आप लोगों को नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही का भी ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद में देखते हैं नाभिक स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, वो भी अपने आप में एक परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं की नंबरिंग आप देखते रहना, करते रहना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कभी ऐसे नहीं आएगा 6 नंबर पर क्या परिभाषा है बताओ। एक होता है नाभिक स्नेही, बच्चों नाभिक स्नेही को अपन कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को जनरली NU- से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। स्नेही से का मतलब होता है चाहने वाला। नाभिक स्नेही, नाभिक को एक तरीके से चाहने वाला। नाभिक में क्या होता है, धनावेश, यानी धनावेश को चाहने वाला। यस, नाभिक स्नेही। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे एग्जाम में कि साहब नाभिक को चाहने वाला, अरे नहीं, समझने के लिए है कि नाभिक में कौन है, धनावेश, यानी धनावेश से स्नेह रखने वाली स्पीसीज। स्पीसीज वर्ड में इसलिए बोल रहा हूं, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। प्रजाति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आ रहा है, जो अटैक कर रहा है, वो धनावेश, मतलब उदासीन भी हो सकता है, वो आवेशित भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, वो अणु भी हो सकता है। समझ गए? तो मैं आयन नहीं बोल के, मैं उदासीन अणु नहीं बोल करके, अणु नहीं बोल के, एक ही वर्ड बोल लेता हूं, स्पीसीज, प्रजाति। और कौन सी प्रजाति, जो धनावेश को स्नेह रखे, मतलब चाहे। अब वो धनावेश को कौन चाहेगा, धनावेश पर अटैक कौन करना चाहेगा, जिसके पास खुद के पास ऋणावेश हो या उसको इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो। बात समझ आ गई? तो यहां पर नाभिक इसलिए होता है वह इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज मतलब प्रजाति, जो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करती है। तो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होगी। धनी से मतलब है कि उसका अष्टक पूरा है और लोन पेयर या इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देने की क्षमता रखती है। जैसे देखो आप Cl- माइनस से अपने आप इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। Br- इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया, है ना। I- इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया। OH- हो गया। तो जिस पर माइनस है वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। दूसरी बात, जिसके पास माइनस नहीं है, जैसे H2O देखो आप, H2, तो H2O में क्या होता है, HOH, इसके पास में 2 लोन पेयर है। इस पर भले ऋणावेश नहीं है,
H2O पर भले ऋणावेश नहीं है लेकिन ये नाभिक स्नेही है। अब नाभिक स्नेही क्यों है? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है, इसका अष्टक पूरा है और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये एक जोड़ा उस इलेक्ट्रॉन न्यून इस केंद्र को दे सकता है। तो ये भी क्या हो गया, ये ROH NH3 RNH2, ये सब वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर अटैक करते हैं। तो ये था अपने पास नाभिक स्नेही, ऐसे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही को आप कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल को आप E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? E+ से। और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। अभी इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करती है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून जिन पर जनरली धनावेश होगा, जैसे Cl+ पर धनावेश है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो खुद इलेक्ट्रॉन न्यून हो गई और अटैक कहाँ करेगी? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ऐसे ही Br+ I+ CH3+ NO2+, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले हैं। बात समझ आ गई? यस। इसके बाद आप लोगों को एक एग्जाम्पल में पूछता हूं कि NH4 क्या है, NH4+ क्या है? इस पर धनावेश क्या ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला होगा? इलेक्ट्रॉन धनावेश है, इलेक्ट्रॉन को भले चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप, अमोनियम ऐसा होता है, नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है। याद रखना, नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है और अपने बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, धनावेश भले इस पर है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। बात समझ आ गई? ऐसे देखो आप, एक मेरे पास होता है ये वाला क्लोरीन, इसको डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। इसमें देखो आप, लोन पेयर भले है लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या बच्चों? ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है। सर कैसे पता चला? अरे इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो जरूरी नहीं कि लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेता है और बंद बनाता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा देकर बंद बना रहा है वो नाभिक स्नेही होता है। इस तरीके से बच्चों इस लेक्चर के एंड तक हम लोगों ने जो परिभाषाएं थी जिनकी जरूरत आगे पड़ेगी, एग्जाम में डायरेक्ट भले परिभाषा नहीं आए लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी रासायनिक अभिक्रियाओं में,
तो हमने वो सभी परिभाषाएं कंप्लीट कर ली हैं जिनकी रासायनिक अभिक्रिया में जरूरत पड़ेगी। वह हम डायरेक्ट शब्द कहाँ मिलेंगे? प्रतिबिंब समावि बन गया, रेशम मिश्रण बन गया, नाभिक स्नेह आ गया, इलेक्ट्रॉन स्नेह आ गया। हम डायरेक्ट वहां पर इन परिभाषाओं के शब्द बोलेंगे। विवरण समावि बन गया, इस टाइप से। तो परिभाषाओं को आप अच्छे से और समझ लेना। जहाँ दिक्कत आए आपके पास सुविधा उपलब्ध है, आप पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। थैंक यू।